हाय फ्रेंड्स, गुरुजी 4.0 यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पहले वाले लेक्चर में अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था, जिसमें मोटा मोटा आइडिया ले लिया था, और अब आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। लेकिन इससे पहले जो अभी तक पढ़ा पहले वाले लेक्चर में, उसको समराइज़ करेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या पढ़ा, और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि जो भी पढ़ा वो कैसा पढ़ा था। उसको देखते हैं आगे भी। अभी जब पहले लेक्चर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति, तो उसको मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। पहले आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ा था। उसमें देखा था आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। 53 इसमें एक तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में प्रमुख निहित है। इसके अलावा सेकंड क्लॉज पढ़ा था कि सुरक्षा या सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होता है प्रेसिडेंट। इसके बाद आर्टिकल इसमें देखा था कि लेकिन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मैंने आपको विस्तार से बताया था कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें एक तो संवैधानिक प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54 बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल नहीं होते। तो इसमें देखा था कि ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर ये देखा था कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान मनोनीत सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। इसके बाद इसमें देखा था कि 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत इतने मतदाता थे, और ये लोकसभा के सदस्य थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। चर्चा की थी कि दिल्ली व पुडुचेरी के जो यूटी हैं, उन 2 यूटियों के सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जे.एंड.के की विधानसभा भंग थी, इसलिए जे.एंड.के की विधानसभा ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। यह अपन ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर ली थी। इसको समराइज कर रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने से पहले इसको समराइज कर रहे हैं। इसके बाद निर्वाचन की रीति देखी थी। अपन ने काफी चर्चा की थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। न्यूनतम कोटा देखा था कि न्यूनतम कोटा कैसे हासिल करते हैं। ऊपर टोटल मत थे और +1 कुल मूल्यों का, विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे 2 +1। तो ऐसे करके फिर अपन ने एक विधायक के मत मूल्य निकाला था कि राज्य की कुल जनसंख्या में उस विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उसको गुणा किससे करेंगे, 1/1000 से। इसके बाद राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आया था 129, छत्तीसगढ़ का 129, उत्तर प्रदेश के 208, सिक्किम का 7 जो कि सबसे कम है। ये सारे के सारे 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया था, और 2026 तक, जब तक परिसीमन नहीं होगा, या 2026 की जो जनगणना है उसके बाद 26 तक यथावत रहेगा, उसके बाद ये चेंज हो सकता है। फिर एक सांसद का मत मूल्य निकाला था, सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या, जिसमें 700 आया था। फिर इसमें चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे तो हर आम आदमी भी लड़ सकता है, इसके लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन यह प्रावधान कब किया गया, यह किया गया 1974 से पूर्व तो था 1 प्रस्तावक और 1 अनुमोदक। 1974 से 97 तक 10 प्रस्तावक होते थे और 10 अनुमोदक होते थे। उसके बाद 97 के बाद इसको बढ़ाकर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। ये भी आपको पूर्व में बताया था कि प्रस्तावक व अनुमोदक निर्वाचक मंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी एमपी या एमएलए होना चाहिए। जमानत राशि आपको बताई थी, पहले 2500 थी, उसके बाद 15,000 रुपए उसकी जमानत राशि कर दी गई थी। कुल वैध मतों का अगर 1/6% प्राप्त नहीं किया तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बैलेट पेपर से बताया था ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का यूज किया जाता है।
कोई व्हिप जारी नहीं होता। इसके बाद राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में देखा था कि इसका उल्लेख 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष बाद भी पद पर बना रहता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। 56 इसमें अपन ने देखा था 56(1) क अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट है तब भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके ही त्याग पत्र देंगे। महाभियोग प्रक्रिया क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें मैंने 61 का उल्लेख नहीं किया था। इसके बाद आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कि भारत में ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। फिर मैंने आर्टिकल 58 और 59 दोनों बताया था कि एक तरफ तो होती हैं क्वालिफिकेशन और 59 में होती हैं कंडीशन। क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आरएस का आप फॉर्म भर रहे हो तो उससे पहले आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यह आपकी है क्वालिफिकेशन। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपके पास कुछ कंडीशन रखी जाएंगी कि आपको राजस्थान सर्विस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो उसके लिए होगी कंडीशन। तो ये था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था किसको बाद में डिस्कस करेंगे कि एक तो आर्टिकल 1021 में है और 191 में है। इसके बाद यह आर्टिकल 59 था जिसमें शर्तें थी कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। जिस दिन राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया उसके बाद उस पद को रिक्त समझा जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड क्लोज था कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। थर्ड क्लोज था बिना किराए दिए शासकीय निवास और भत्ते इनका हकदार होगा। फोर्थ क्लोज था कि उसकी पदावधि के दौरान कोई भी उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इससे पहले का वीडियो देखना आप, उसमें बहुत अच्छे से है, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। आर्टिकल 60 था कि सीजीआई इसको शपथ दिलाता है और मैंने ये भी कहा था कि लगभग ये परंपरा बनी हुई है कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 जुलाई को शपथ ली थी। यह कहा था कि संविधान की शपथ नहीं लेता भारत का राष्ट्रपति, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूं। इसके अलावा 3 शब्द बताए थे कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। काफी बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे जिसमें लैंग्वेज एज इट इज होती है। उदाहरण दिया था कि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा था कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख है। तो छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में अपना क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 61 बहुत विस्तार से चर्चा की थी। महाभियोग प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया बताई थी, यूएसए से ली गई थी और संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं। उस सदन में जहां से स्टार्ट करेंगे उसके 25% सदस्यों के वहां सिग्नेचर होने चाहिए। वहां से सिग्नेचर होंगे, दूसरे सदन में जाएंगे, वहां एक इन हाउस कमेटी बनेगी। उस इन हाउस कमेटी के सदस्य कौन होंगे इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद चर्चा करने से पहले जैसे भी सदन में जाएगा प्रस्ताव तो उस पर डिस्कस करने से पूर्व राष्ट्रपति जी को एक नोटिस देंगे कि आप स्वयं आकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर और अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद बताया था कि 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और जैसे ही दोनों सदनों से होगा उसके बाद वो अपने पद से पदत्याग माना जाएगा उनका। हटाने की प्रक्रिया में भी बताया था कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है और अभी तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। आर्टिकल 52 बताया था कि जब पद रिक्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं।
एक तो है शांतिकाल शक्तियां और एक है आपातकाल शक्तियां। पहले अपन शांतिकाल शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां क्या हैं, कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, उनकी सैन्य शक्तियां क्या हैं, कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं जिसमें अपने स्वविवेक से कार्य करना पड़ता है, उसकी स्वविवेक की शक्तियां क्या हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे देखते हैं। इसके अलावा सैन्य होगी, वित्तीय शक्तियां क्या हैं। अब मैं सबसे पहले विधायी शक्तियों पे डिस्कस कर रहा हूं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं। विधायी शक्ति आर्टिकल 111 111 में राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि पेज अभी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि विधायी शक्तियां क्या हैं। विधायी शक्तियां, अब विधायी शक्तियों में आर्टिकल 111 क्या होता है, जब भी कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में बिल पास किया जाता है। बिल पास होता है, जैसे सबसे पहले लोकसभा गया, मान लिया अपन ने पहले लोकसभा में बिल लाया गया, लोकसभा से बिल गया राज्यसभा में। अब बिल जब भी लोकसभा से और राज्यसभा में जाता है, बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन यह कानून कब बनेगा, जब इस पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब भी ये बिल क्या बनेगा, तब भी ये कानून का निर्माण करेगा। इससे पहले ये सिर्फ बिल रहता है, उसके बाद ये अधिनियम हो जाता है। लेकिन अब जब बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा के पास हो गया, अब राष्ट्रपति जी के पास जब बिल जाता है सिग्नेचर करने के लिए, तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो क्या करते हैं, वो स्वीकृति दे देते हैं इस बिल पे, स्वीकृति भाई ग्रांट प्रदान की गई। सेकंड, उस पे स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं, यानी उसको लंबित रख देते हैं। तीसरा है कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ये राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। जब भी कानून बनेगा तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए बिल जाता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो विधेयक को, जो बिल है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी, जैसे स्वीकृति प्रदान की कानून बन गया। काफी बार क्या होता है, वो उसकी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेते हैं और या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। तो इसके लिए एक वीटो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वीटो शब्द वैसे लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध। अपन पढ़ते हैं यूएनओ के अंदर, यूएनओ में कि 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर है, ऐसा काफी पढ़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास जब ये जाता है तो राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर हो जाती है। और 3 प्रकार की, वैसे वीटो पावर 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन 3 प्रकार की वीटो पावर अपन पढ़ेंगे क्योंकि चौथी अपने संविधान में नहीं है। निलंबनकारी वीटो पावर, दूसरी है पॉकेट वीटो पावर, तीसरी है आंत्यात्तिक वीटो पावर। इन तीनों के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं निलंबनकारी वीटो। जैसे ही बिल गया लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर गया, राष्ट्रपति ने क्या किया, उस बिल को पुनः विचार के लिए वापस सदन में भेज दिया। अब जब पुनः विचार के लिए सदन में भेज दिया गया तो ये वीटो क्या कहलाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। अब पुनर्विचार के लिए जब बिल गया, अगर दोनों सदन उस बिल को
साधारण बहुमत से दोबारा पारित करके भेजते हैं तो राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेंगे। ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्रावधान किया गया था कि जब दोनों सदन उसको वापस रिवर्ट करते हैं, साधारण बहुमत से पारित करते हैं या संशोधन सहित या संशोधन रहित, लेकिन जब बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य रहते हैं। यह है निलंबनकारी वीटो। इस पे आओ पहले आत्यंतिक वीटो पे। निलंबनकारी वीटो देख लिया। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास बिल आया, उन्होंने न तो स्वीकृति दी न उसको लौटाया और अपने पास उसको सुरक्षित रख लिया। और भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति अपने पास कितने समय तक किसी बिल को रखेगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अब राष्ट्रपति जी का मन जच गया कि ठीक है भाई मेरे को नहीं करना इसको पास, और नहीं करना तो इसके लिए जैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, एक पेप्सू एक्ट आया था जिस पे एब्सोल्यूट वीटो काम में लिया था। अब राष्ट्रपति जी को जच गया कि ठीक है मेरे को तो नहीं देना परमिशन, अब तो परमिशन नहीं दे तो राष्ट्रपति जी को कौन बोलेगा। हालांकि राष्ट्रपति केंद्र प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन जब पॉकेट वीटो आया, पॉकेट नाम से पता लग रहा है पॉकेट क्या होता है, जेब, यानी जो चीज अपने अपने पॉकेट में है वो सेफ है, न तो बाहर निकाल रहे न उसको यूज कर रहे। तो इसके लिए क्या किया, अपन आत्यंतिक वीटो पढ़ रहे थे, सॉरी। तो आत्यंतिक वीटो में क्या करता है कि स्वीकृति को सुरक्षित रख लेते हैं। पॉकेट वीटो, इसमें स्वीकृति पुनर्विचार के लिए भेजा फिर दे दी, इसमें सुरक्षित रख लिया। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि उसको लंबित रख दिया, न तो उसको स्वीकृति दी न उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया, तो कुछ भी नहीं किया, तो वो क्या हो गया, पॉकेट वीटो हो गया। ये देखो, या तो आर्टिकल 111 स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। अब आगे क्या होता है कि वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निषेध या मना करना। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो अभी चर्चा की थी, एक तो निलंबनकारी वीटो, आत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो। अंतिम रूप से मना करना या इस पे स्वीकृति सुरक्षित रखना, ये भी कह सकते हो। स्वीकृति सुरक्षित रखना। निलंबनकारी में क्या, एक चौथा होता है विशेषीकृत, जो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई वीटो नहीं है। आगे निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अब राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा, संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये प्रावधान कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया। 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव पर निलंबनकारी वीटो को यूज किया था। इसके अलावा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इसको 2006 में जब सांसदों की अयोग्यता संबंधित विधेयक आया था तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया था। ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन देते हैं कि निलंबनकारी वीटो का यूज कब किया गया था। इसके साथ ही धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है, अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक 3-4 प्रकार के विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक जब भी लाया जाता है सदन में तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। जब राष्ट्रपति की आपने पूर्व अनुमति ले ली तो उसके बाद तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है। 24वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971।
सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाए जा सकते। इसके अलावा वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। ये वो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। आगे आता है आत्यांतिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने से स्पष्टतः मना कर दे या उस पर उसकी स्वीकृति सुरक्षित रख ले तो उसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। और सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं? वे विधेयक होते हैं जो सरकार के जो मंत्री है ना, मंत्रियों के अलावा जैसे कोई सांसद है अपना कोई निजी विधेयक ला रहा है तो वो गैर सरकारी विधेयक हो गया। प्रधानमंत्री या सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा लाया हुआ विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक। इसके अलावा किसी सांसद द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक हो गया। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई गैर सरकारी विधेयक होता है ना, उस पर किया जाता है। ऐसे विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकते हैं और ऐसी सरकार द्वारा पारित विधेयक, जैसे अभी कोई बिल था जो किसी सरकार ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए गया हुआ है, लेकिन तभी लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा भंग होने से वो सरकार तो गिर गई, नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार ने मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को भेजी कि उस विधेयक पर स्वीकृति नहीं देनी है, उसको सुरक्षित रख लो। तो तब भी इसका यूज करते हैं। जब नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे, मंत्रिपरिषद ऐसी सिफारिश कर दे राष्ट्रपति के पास कि पूर्व की सरकार द्वारा भेजा गया बिल था तो आप इसको स्वीकृति मत दो, तब आंतरिक वीटो का यूज किया जाता है। पॉकेट वीटो का अभी चर्चा की थी। न तो स्वीकृति देते हैं, न ही अस्वीकृत करते हैं और न ही 10 दिन के भीतर पुनर्विचार हेतु लौटाता है। ऐसा कोई प्रावधान 10 दिन का प्रावधान नहीं है कोई ऐसा। राष्ट्रपति अपने पास उसको सुरक्षित रख लेता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक संशोधन विधेयक 1986 पर। उसमें के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तब इसका यूज किया था। इसके अलावा राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 200 में है। आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 123। जब भी संसद का कोई भी सदन, संसद का एक सदन चल रहा है या दोनों सदन नहीं चल रहे, देश में ऐसी सडनली कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि देश को शीघ्र किसी कानून की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 यानी विश्रांति काल में जब संसद के दोनों सदन चल रहे हैं ना, तब अध्यादेश को जारी नहीं किया जा सकता। एक सदन चल रहा हो या दोनों सदन नहीं चल रहे हो और ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो गई कि कानून की सख्त आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। उस अध्यादेश को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा राज्यसभा में पारित विधेयक को होती हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये एक विधायी शक्ति है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का, जो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाती है, जिस प्रकार से वही अध्यादेश का प्रभाव होगा। और जब भी अध्यादेश जारी होगा, राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई अध्यादेश जारी नहीं करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी गई उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। अभी बताया था कि संसद का एक सदन 70 में ना हो, जब संसद के दोनों सदन 70 में ना हो और यदि देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है, तो इसके लिए क्या वह अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। अब जब संसद में क्या होता है कि 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक शीतकालीन सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं। दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय हो सकता है। अब अध्यादेश तो पारित कर दिया, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि कानून की आवश्यकता थी तो अध्यादेश ले आए, लेकिन उस अध्यादेश को वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि संसद के दोनों सदनों से उसको पारित कराना पड़ेगा। इसके लिए क्या प्रोविजन है कि जब भी 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय कितना होता है? 6 महीने का होता है। 6 महीने के भीतर संसद के दोनों
जो सत्र हैं उनके बीच 6 महीने से अधिकतम गैप नहीं हो सकता। तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र भी कह सकते हैं उसको, या जैसे मानसून सत्र होता है और शीतकालीन। जब दोनों सदनों की बैठक अध्यादेश की 6 माह है और 6 सप्ताह। 6 माह क्यों बताया? क्योंकि जो सत्र के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का, और 6 महीने का हो सकता है। लेकिन जब भी सदन चलेगा अध्यादेश जारी होने के बाद, जब भी कोई सदन चलेगा तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उस बिल को, उस अध्यादेश को सदन से पारित करवाना आवश्यक है। अगर 6 सप्ताह के दौरान उसको पारित नहीं करवाया गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। 6 सप्ताह में भी 6 सप्ताह की बाद की गणना बाद वाले सदन की बैठक से की जाएगी। जब दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को शुरू होती है ना, तो उस 6 सप्ताह की गणना, एक तो पहले सदन की बैठक हुई और एक दूसरे सदन की, तो दूसरे सदन की जो बाद वाली बैठक है उस बैठक की सत्र से उसकी गणना होगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। काफी प्रदेश में ऐसी चुनौतियां होती हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश कहीं किसी विशेष उद्देश्य के लिए तो जारी नहीं किया, या किसी सरकार की ऐसी कोई मंशा थी जिसमें वो कोई ऐसा लाभ लेना चाहते हो, उसके लिए अध्यादेश जारी किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कपूर केस आया था 1970 में, डीसी वधावा केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राष्ट्रपति के सद्भाव को देखा जाएगा। कहीं उन्होंने अध्यादेश जारी करते समय असद्भाव तो नहीं दिखाया, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के समय सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। याद करो क्यों जारी किए गए, क्योंकि उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अब इमरजेंसी में जो भी हालात थे, तो इमरजेंसी के अंदर उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसको आयरन लेडी भी कहते हैं, बहुत सख्त निर्णय लेती थी। 1971 में जब देश में खाद्यान्न संकट हो गया था, तो यूएसए ने गेहूं देने से लिए मना कर दिया था। लेकिन वास्तव में काबिल तारीफ थी देश के लिए, देश की ऐसी प्रधानमंत्री थी जो सख्त निर्णय लेती थी। उस समय उन्होंने धमाधम अध्यादेश का बहुत यूज किया। अब देखेंगे कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तात्कालीन सरकारों ने अध्यादेश का बहुत मिसयूज किया था। डीसी वधावा बनाम बिहार सरकार 1987, यह भी अध्यादेश से संबंधित है। एक कपूर केस मैंने बताया था आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अध्यादेश लोकतंत्र के प्रक्रिया के विरुद्ध होगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। वैसे ही जैसे अभी चर्चा की थी कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी है 213, आर्टिकल 213 के अंदर। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में क्या होता है, यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक सदन से कोई विधेयक, कोई बिल पारित हो गया और दूसरे सदन में पेंडिंग है, दूसरा सदन उसको काफी लंबे समय से उसको अटका रखा है, तब राष्ट्रपति की नजर में एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट असेंबली बुलाई जाती है दोनों सदनों की, कि क्या करना है। क्योंकि एक सदन से तो पारित हो गया और दूसरे सदन ने उसको पारित नहीं किया, उसको लंबित रख रखा है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। इसके बाद जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, कि एक सदन से तो विधेयक पारित हो गया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, जब संसद में ऐसी गतिरोध की स्थिति होती है तो आर्टिकल 108 का उपयोग करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 का यूज तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उस संयुक्त ज्वाइंट असेंबली को लोकसभा के नियम के अनुसार चलाया जाएगा, न कि राज्यसभा के नियम के अनुसार। जो लोकसभा की बैठक चलाने के जो रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अनुसार, और उसमें जो भी विधेयक पारित होगा, साधारण बहुमत से जो विधेयक पारित हो जाएगा, तो उसको भी वही प्राप्त होगा जो एक दोनों सदन से पारित होता है ना, फिर राष्ट्रपति के पास आगे सिग्नेचर के लिए जाता है। एक सदन ने ऐसा कोई संशोधन किया हो जो दूसरे सदन को स्वीकार्य नहीं हो, मान लो लोकसभा ने किसी विधेयक पर संशोधन किया और राज्यसभा
उस संशोधन पर सहमत नहीं हो तो संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग बुलाएंगे। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक कर रखे। 3 कंडीशन है, एक सदन पारित कर दे, दूसरा अस्वीकार कर दे, एक सदन पारित कर दे, दूसरे को अस्वीकार्य हो, एक सदन पारित कर दे, दूसरा उसको 6 महीने तक पेंडिंग रखे, तब ज्वाइंट असेंबली बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते तो उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तब सदन के किसी वरिष्ठतम सदस्य को उस अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। और यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति। और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तो दोनों सदनों में से चयनित वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अभी बताया था कि जो ज्वाइंट असेंबली होगी उसमें जो भी बिल होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से बिल पारित होगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट असेंबली नहीं बुलाया जा सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लेना। ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस विधेयक पर या किस विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाया जा सकता, तो उसके अंदर एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक अभी चर्चा की थी कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और इसकी बताई थी कि इसकी जो भी प्रक्रिया होगी वो लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होगी। आगे देखते हैं। अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहला दहेज रोकथाम विधेयक, उसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। काफी बार ऐसे बहुत ज्यादा डीप में जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना। बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1977, उसमें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पोटा काफी चर्चा में रहा है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, के आर नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, यह आया था 2002 में। 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, जब पूरे देश में घोर निराशा हो गई थी, क्योंकि जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है जिस पे आक्रमण होता है, बताओ क्या होता होगा, देशवासियों पे क्या बीतती है। हमारे खुद के क्षेत्र नीम का थाना के एक वीर थे संसद शहीद जेपी यादव, जो शहीद हो गए थे इस ऑपरेशन के दौरान। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। ये भारत की धरती है। जब ऐसा कोई होता है कि जब देश का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, जहां जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, और उस लोकतंत्र का वो काला दिन था जब आतंकवादी आते हैं, तो उस समय क्या हुआ था, इसलिए उसके बाद 2002 में ये बहुत कठोर कानून लेके आए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। वो काला अध्याय था। हालांकि आज वो 2001 की बात है, आज 2025 से गर्व से सीना चौड़ा करते हैं कि आज राष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। और ऐसा रिसेंटली ऐसा मैटर भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो देश के बहादुर जवानों ने, देश की डीआरडीओ, इसरो, आधुनिक तकनीकियों ने जो उत्तम प्रदर्शन किया था वो सराहनीय था। इसलिए देश की सेनाओं के लिए सैल्यूट है, पूरे देशवासियों को गर्व है उन पे। पोटा 2002 में। फिर ये राज्यसभा की संरचना, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में राज्यसभा की संरचना में क्या होता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो किसी कला, साहित्य, खेल जगत में जिन्होंने अद्वितीय योगदान दिया हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 12 सदस्यों को योगदान मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 85 ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में है, क्योंकि जब किसी संसद का सत्र चल रहा है तो संसद का सत्र आहूत कौन करता है, संसद का सत्रावसान कौन करता है, स्थगित कौन करता है। लेकिन जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है ना, तो राष्ट्रपति उसका सत्र बुलाता है, संसद का सत्र समाप्त करता है
और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे संसद का सत्र चल रहा है, काफी बार अपन सुनते हैं कि लोकसभा की, कभी संसद टीवी पे बहस देखा करो सांसदों की। माननीय सांसद को चुनते हो आप, तो आप उनका कार्य तो देखा करो कि कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां उस मंच पे उठा रहे हैं क्या। तो काफी बार तो लगता होगा कि यार किन को चुन के भेज रहे हैं, कैसे शोरगुल करते हैं, एक दूसरे पे चेयर फेंकते हैं, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव कार्य भी करते हैं, देश के लिए अच्छे अच्छे कानून का निर्माण करते हैं। तो जब भी बीच में होता है, जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो पढ़ते हैं ना कि संसद कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। तो संसद का स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष, संसद का सत्र आउट करता है राष्ट्रपति। जब भी किसी भी वित्तीय वर्ष में जब संसद का पहला सत्र होता है, तो उसकी पहली मीटिंग को राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण करता है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो भाषण उनको दिया जाता है उसी भाषण को करता है। कई बार एक विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, जब दोनों सदनों को या तो एक जगह या अलग अलग बैठाकर, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी होता है जिसको आगे पढ़ेंगे। तो संसद का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 3 सत्र होते हैं, पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून या ग्रीष्मकालीन, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का क्या हो सकता है, समय हो सकता है। अब एक वर्ष में अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं, 3, लेकिन मैंने कहा था 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सही बात है, अभी देखा है, सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। पढ़ते हैं ना कि 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है सदन को, 2 घंटे के लिए, कई बार अनिश्चित काल के लिए भी साइन डाइन किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित किया जाता है। अब इन दोनों में फर्क है कि सत्रावसान क्या होता है और स्थगन क्या होता है। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति, और स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें सत्र के साथ साथ बैठक भी समाप्त हो जाती है, कंप्लीटली वो सत्र ही समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति ने सत्रावसान कर दिया तो वो बजट सत्र समाप्त हो गया। और इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल कुछ समय या कुछ दिन के लिए बैठक समाप्त होती है। आगे है आर्टिकल 86, सदनों में अभिभाषण और उसको संदेश भेजना। राष्ट्रपति अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार है। अभिभाषण अभी बताया था कौन तैयार करता है, या तो जब भी किसी वित्तीय वर्ष में पहला बजट सत्र होता है तो उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पढ़ता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा उसको तैयार करके दिया जाता है। उस सरकार की योजनाओं, सरकार का क्या एजेंडा है, उसका उसमें वर्णन होता है, और आगामी समय में सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनके बारे में विस्तृत विवरण होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है। यदि जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में लंबित हो, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, किसी अच्छे विषय पे संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति का संदेश मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष उस संदेश को पढ़कर सुनाएगा कि राष्ट्रपति का संदेश ये था, और एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में भी अभिभाषण कर सकता है। थोड़ी देर पहले बताया था कि राष्ट्रपति या तो जब कई बार विशेष अभिभाषण होता है तो दोनों सदनों को इकट्ठा करके एक साथ और राष्ट्रपति का अभिभाषण कर सकते हैं। विशेष अभिभाषण बताया था कि ज्वाइंट रूप से ज्वाइंट असेंबली करके और उनका अभिभाषण कर सकते हैं। ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है बजट सत्र के प्रारंभ में और आम सत्र में। इसके अलावा ये आर्टिकल लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। अभी क्या हुआ, 2019 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 में ये कर दिया गया कि अब भारत में राष्ट्रपति द्वारा कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया है आर्टिकल 104 में। यह दे रखा ना, 104 में 2020 में लागू हुआ था। SC व ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया था और एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया था। अब आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं?
राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति होती है क्षमादान। उसके पास 5 प्रकार की होती हैं: क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम और परिविलंब। क्षमा के अंदर क्या होता है? क्षमा के अंदर होता है कि राष्ट्रपति द्वारा जब किसी को संघीय न्यायालय द्वारा एक तो होती है क्षमा करना, एक होता है लघुकरण, एक होता है परिहार, एक होता है विराम और एक होता है परिविलंब। जब किसी व्यक्ति को संघीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दे दी, उम्र कैद की सजा दे दी, अगर राष्ट्रपति द्वारा उस सजा को पूर्णतः माफ कर दे तो वो क्या होती है? क्षमा। लघुकरण, जैसे दंड की प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है, इसमें लघुकरण कर देते हैं उसका। किसी को सुनाई फांसी की सजा और उसको कर दिया कठोर कारावास में परिवर्तन, यानी उसकी सजा का लघुकरण कर दिया गया। किसी को फांसी की सजा सुनाई थी और उसको कठोर कारावास में बदल दिया गया। ये स्पेशल पावर राष्ट्रपति के पास है। परिहार, दंड की प्रकृति को परिवर्तन नहीं करते हैं, दंड की अवधि को कम कर देते हैं। यहां तो प्रकृति को परिवर्तन कर दिया कि फांसी की सजा थी, कठोर कारावास दे दिया, लेकिन यहां मान लो 10 वर्ष का कठोर कारावास था, उसको कर दिया 5 वर्ष का। तो दंड की प्रकृति को चेंज नहीं किया, दंड की अवधि को कम किया है। विराम, काफी बार ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है, कोई दिव्यांगजन है, तो उसके लिए मानवीय दृष्टिकोण से राष्ट्रपति द्वारा उनकी सजा को थोड़ा कम किया जा सकता है। या तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या दिव्यांगजन है कोई, तो उनकी सजाओं को परिविलंब। जब राष्ट्रपति के पास कोई दया याचिका लंबित रहती है कि किसी को सजा हो रही फांसी की, तो उसने दया याचिका लगा दी, तो दया याचिका पर जब तक कोर्ट निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए उसकी सजा परिविलंब रहती है। ये 5 प्रकार की स्पेशल शक्तियां हैं। क्षमादान, क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम। संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को जब किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई हो या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से, ये दोनों पावर सिर्फ, क्योंकि सजा की प्रकृति या सजा को कम करने का राज्यपाल के पास भी अधिकार है, लेकिन संघीय न्यायालय के विरुद्ध फांसी की सजा और सैन्य न्यायालय के खिलाफ राज्यपाल नहीं कर सकता, मृत्युदंड को भी कम नहीं कर सकता। अभी आपको विस्तार से बता दिया क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, परिविलंब। आगे आर्टिकल 103 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर। जब भी कोई भ्रष्टाचार का केस किसी सांसद पे लगता है तो उस पर भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ पे है भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करके और उस आधार पर उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल के आधार पर तो लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है आर्टिकल 102 में, और भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति घोषित करता है। दल बदल की एक दल से, जैसे कांग्रेस का व्यक्ति कोई सांसद और बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो वो दल बदल हो गया। उसके बाद उसमें काफी संशोधन किया गया कि अगर पूरा दल 2/3 बहुमत से करता है, जैसे राजस्थान में ऐसा केस हुआ था, 2 बार हुआ है कि बसपा के सभी एमएलए कांग्रेस में एक साथ विलीन हो गए, तो उन पे फिर दल बदल कानून लागू नहीं होता। पिछली श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के समय ऐसा हुआ था, जब बसपा के 6 विधायक थे तो पूरा दल बदल करके, तो इसलिए इस पे भी काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी जैसे एडीआर है, एशियन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में सुधार संबंधी काफ़ी याचिकाएं लगाती है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए दल बदल कानून के अंदर, कि क्योंकि जब पूरा दल कम सदस्य होते हैं तो किसी बड़े दल में शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी प्रासंगिकता नहीं रह पाती उस कानून की। इसके बाद है आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये भी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कोलिजियम की सिफारिश पर। कोलिजियम में क्या होता है कि भारत के सीजीआई, इसके अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। जब कभी अपन उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोलिजियम कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो अभी तक तो ये देखो इतना ही कि उसकी ये न्यायिक शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कोलिजियम की सिफारिश पर। कोलिजियम क्या होती है, जिसमें सीजीआई होता है और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। आगे पढ़ेंगे फिर फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, 3 जजेज केस, 4 जजेज केस, 4 जजेज केस पढ़ेंगे तो उसमें डिक्लेयर हो जाएगा अच्छी तरह क्या है। इसके बाद आता है आर्टिकल, जब सुप्रीम कोर्ट के करते हैं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वही प्रोसीजर है कोलिजियम की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा। फिर है 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये रिसेंटली चर्चा में भी है क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल और केरल के राज्यपाल, कई बार क्या होता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है कि सेंटर में होती है दूसरे दल की सरकार और राज्य में होती है दूसरे दल की सरकार। तो राज्यपाल एक तरीके से, जैसे संविधान में काफी बार कहते हैं कि केंद्र का एजेंट के तौर पे कार्य करता है। जब तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसे विधेयक पास किए गए जिन्हें राज्यपाल ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। केरल सरकार ने भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हमारे भी बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग है राज्यपाल के पास। अब जब कानून नहीं बनेगा तो वहाँ का जो सत्ताधारी दल है वो राज्य को कैसे चलाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए कानून चाहिए, अच्छे अच्छे कानून चाहिए, काफ़ी सुधार करने होते हैं। लेकिन जब राज्यपाल द्वारा ऐसे पेंडिंग रखे जाएंगे तो फिर भाई लोकतंत्र के अंदर तो ये अनुचित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 महीने पहले की बात है शायद, और इस बार RS मेंस 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि राष्ट्रपति द्वारा ये राज्यपाल जो कानून रोक रहा है उसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इन तीनों को ज्वाइंट करके क्वेश्चन पूछा था। काफ़ी एनालिटिक अप्रोच चाहिए थी उस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए रिसेंटली चर्चा में है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसलिए भारत के CGI ने, राष्ट्रपति ने जब अपना लेटर भेजा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसे नहीं रख सकता, सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति को भी फटकार लगाई कि राष्ट्रपति भी सिर्फ 3 महीने तक राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल को रख सकता है, इससे अधिक नहीं रख सकता। और राज्यपाल के लिए तो सीमाएं तय कर दी कि 1 महीने की सीमा दे दी। इसलिए जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श करने के लिए किसका यूज किया, आर्टिकल 143 का यूज किया। और जब भी राष्ट्रपति ऐसा कोई परामर्श उच्चतम न्यायालय से मांगेगा तो उसके लिए एक संविधान पीठ का गठन करना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति ने शायद 11 या 14 क्वेश्चन, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 14 क्वेश्चन भेजे थे लगभग सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर बार बार संविधान पीठ बैठ रही है CGI, और इसमें 5 सदस्यों की संविधान पीठ बैठना अनिवार्य है। इसका जजमेंट जब भी आएगा तो उस जजमेंट पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांग रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी निर्भर करता है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे या नहीं दे, मना भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई परामर्श पे अमल करना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। हालांकि 1950 से पूर्व की, अगर 1950 से पूर्व के किसी मैटर में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति उस पर इंप्लीमेंट करे, ये राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की परामर्शकारी शक्ति का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। सार्वजनिक महत्व के किसी पर्सन पर या कोई ऐसा पर्सन हुआ हो जो व्यापक महत्व का हो तो उससे सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति के मांगने पर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दी जाती है, बिना मांगे नहीं। अभी रिसेंटली मांगी थी, एक बार में कितने भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और 1950 से पूर्व है, अभी बताया था कि जब सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है तो एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, वर्तमान में भी है। जस्टिस BR गवई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं जो संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब देखो कार्यकारी शक्ति कि भारत सरकार में
जो भी कार्य संपादित होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। जो भी कार्य है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, पीएम की, मंत्रियों की। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं कि संघ की कार्यपालिका के प्रशासन और विधान विषयक संबंधी कोई भी सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। पहली बात, प्रधानमंत्री खुद भी वो सूचनाएं दे सकता है। दूसरी बात, अगर किसी एक मुद्दे पे किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया तो उस मुद्दे को पूरी मंत्री परिषद में उस मुद्दे को रखवाया जाएगा और उस पर विनिश्चय किया जाएगा और उसके बारे में भी राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ये आरएस मेंस का प्रश्न है 5 नंबर का, जिसमें सेम एज इट इज क्या होता है कि राज्यपाल के क्या, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं। तीनों ये कि ये जो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री से संबंधित है, तीनों एज इट इज है। वो संघ की कार्यपालिका, वो राज्य की कार्यपालिका संबंधित कार्य या तो राष्ट्रपति मांगे, प्रधानमंत्री स्वेच्छा से दे दे, और किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया तो उसको मंत्री परिषद में उस मुद्दे को रखवाएगा। यह आर्टिकल 78 के अंदर 3 पॉइंट है, 3 क्लॉज दे रखे हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हालांकि मंत्री परिषद की सलाह से सारे कार्य करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की वो कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस समय चर्चा में भी है कि एसआईआर चल रहा है ना, एसआईआर पूरे उसमें अभी 12 राज्यों के अंदर, और काफी बार होता है कि एसआईआर क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है, जिसमें जो मतदाता सूचियां हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा कि कहीं अवैध मत या जिन मृतकों के नाम हैं जो अभी तक सूची में दर्ज है उनको अलग किया जाएगा और एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति क्या करता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो करों के बंटवारे के संबंध में और इनके बारे में अपनी राय देते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी तीनों आयोगों के अध्यक्षों की और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह उसकी कार्यकारी शक्ति है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, तो विधानसभा में, जहां विधानसभा वहां लोकतंत्र में क्या होता है कि जनमत द्वारा चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। जहां जैसे चंडीगढ़ है वहां प्रशासक लगाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति करता है। सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सीवीसी की नियुक्ति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो केंद्र सरकार के सभी विभागों पर नजर रखता है कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। राष्ट्रीय केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। ये चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको, ये इसकी पीडीएफ गुरुजी 4.0 टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप सारे देख लेना, इसको बारी बारी से देख लेना। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको अपन बहुत ईजी समझते हैं और वो अपने से जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो आर्टिकल 244 244 राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से चर्चा करता है और उस क्षेत्र को आरक्षित कर देता है। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब अभी तक अपन ने देखा कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्ति देख ली, न्यायिक शक्ति देख ली। अब राष्ट्रपति की अगर देखें, एक होती है
सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में अपन ने आर्टिकल 53(2) में चर्चा की थी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होता है, ये चर्चा की थी। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है कि सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर। इसके अलावा राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है, किसकी सहमति से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सलाह से। अभी इसी वर्ष अप्रैल और मई में क्या हुआ था कि जब पहलगांव अटैक हुआ था, तो पहलगांव अटैक के दौरान पूरे देश में एक क्रोध का माहौल था कि भाई आतंकवादियों से बदला लिया जाए। इसलिए भारत ने भी अपनी अद्भुत सैन्य कौशल क्षमता का परिचय दिया और पाकिस्तान के सैन्य बेस थे, मुरीदगे थे, बहावलपुर थे, रहीमयार थे, उनको तहस नहस किया था। तो जैसे मीडिया दिखा रही थी कि भारत ने लाहौर तक एंट्री की, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की विधिवत घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो भी किसकी सहमति से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से या उसकी सहमति से। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी तो ही वो युद्ध की घोषणा है। वो तो अचानक से एक ऐसा हुआ था जिसमें भारत ने, पूरे देश में क्रोध का माहौल था, तो हमने बदला भी लिया था और भारत की आधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन भी किया था। अपने पास ऐसी मिसाइलें हैं और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे एक दिन के अंदर, लेकिन वो युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, और समाप्ति की भी घोषणा करता है। तो ये इसकी क्या होती है? सैन्य शक्तियां होती है। इसके अलावा कुछ कूटनीतिक शक्तियां और होती हैं। कूटनीतिक शक्ति क्या होती है? कूटनीतिक शक्ति होती है कि किसी भी देश से जो रिश्ते होते हैं, किसी भी देश से कोई संधि होती है, समझौते होते हैं, वो सारे संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं किसी भी देश से। इसके अलावा जैसे किसी भी देश में राजदूत नियुक्त करना हो, एक होता है राजदूत, एक होता है उच्चायुक्त। जो भी राष्ट्रमंडल देश हो उसके अंदर अगर किसी को लगाते हैं उसको तो बोलते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। अन्य देशों में जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है वहां राजदूत। तो राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? हटाता कौन है? हाई कमिश्नर कौन लगाता है? ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसमें सैन्य शक्ति देख ली। सैन्य शक्ति में सर्वोच्च सेनाओं का नहीं, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। जैसे थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी अपनी सेनाओं कमांडर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सैन्य शक्ति देख ली, कूटनीतिक शक्ति देख ली, जिसके अंतर्गत राजदूत, राष्ट्रमंडल देशों के अंदर हाई कमिश्नर की नियुक्ति, और विभिन्न देशों से जो भी समझौते होते हैं, शांति समझौते होते हैं या कोई भी व्यापारिक समझौते होते हैं, तो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जा सकते हैं। तो अभी तक का अपन ने देखेंगे, विधायी शक्ति देखी राष्ट्रपति की, कार्यकारी शक्ति देखी, इसके अलावा न्यायिक शक्तियां देखी, सैन्य शक्तियां देखी, कूटनीतिक शक्ति देखी। अब एक होती वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जब भी एक बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं बजट, राष्ट्रपति की सहमति से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री बजट पेश करता है, आय व्यय पेश करता है कि सरकार की पिछले वर्ष का क्या आय व्यय था, आगामी वर्ष में सरकार की क्या योजनाएं, क्या आय रहेगी, किससे आय करेंगे, किस सेक्टर में अपन वह एक्सपेंडिचर करेंगे, तो होता है। ये सब राष्ट्रपति की सहमति से पेश होता है बजट। इसके अलावा वित्त आयोग, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, उनके सदस्य, जो प्रत्येक 5 साल बाद कि करों का बंटवारा कैसे होगा, कर कहाँ से आएंगे,
संचित निधि में कर कहाँ जमा होंगे, तो ये वित्त आयोग का कार्य होता है। इसके अलावा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में रखा जाता है। हमेशा जब भी धन विधेयक होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में रखा जाता है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति से होती है। अनुदान की मांग पर भी चर्चा, तो ये होगी वित्तीय शक्ति। इसके अलावा चर्चा की थी कि आपातकालीन शक्तियां, जिसको आपातकालीन शक्ति भाग 18 में है। इस पे एक विस्तृत चैप्टर होगा पूरा, मोटा मोटा बताता हूँ। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसपे आपातकालीन शक्तियों पे पूरा एक लेक्चर तैयार करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति देख ली, कार्यकारी देख ली, न्यायिक शक्तियां देख ली, सैन्य शक्ति देख ली, कूटनीतिक शक्ति देख ली और वित्तीय शक्ति देख ली, मोटी मोटी शक्तियां देख ली। और आपातकालीन शक्तियों में 352 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन होता है, 356 और 360 वित्तीय आपातकाल होता है, जिसकी चर्चा आपातकालीन शक्तियों में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। और इससे पहले अपन ने थोड़ी देर पहले इसका समराइज किया था, जो पहले भाग में पढ़ा था, ये दूसरे भाग का है। इसलिए अच्छा अपनी तैयारी को बनाए रखें। और आपने पहले वीडियो में काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।